वेलकम। आप यू सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सिलेबस विश्लेषण की सीरीज की आप आज है वो 26वीं क्लास पर हम डिस्कस करेंगे। और इससे पिछली क्लास जो हमने सेटलमेंट ज्योग्राफी की देखी थी, अधिवास भूगोल की। अधिवास भूगोल के कुछ चैप्टर रह गए थे। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जल्द ही ये क्लास लेकर के आऊँगा। और अब तो हम लास्ट पड़ाव पे आ गए हैं। एक सोशियो कल्चर की बाकी है। मैं जल्द ही, वो कहते हैं ना, कि आपकी सेवा में हाजिर करूँगा। मुझे बेहद खुशी है कि मेरी ये क्लासें आपको बहुत अच्छी लगी और आपके जो करियर की तरफ बढ़ने का मार्ग है उसमें ये आपको सपोर्ट कर रही है। ज्योग्राफी में बेहद प्रेम आप में पैदा कर रही है, रुचि पैदा कर रही है। इसलिए मैं भी इस बात को सुन करके बड़ा खुश हूँ। तो आज की क्लास अधिवास भूगोल की सेकंड क्लास होगी, सेंस रहे चैप्टर पर। इससे पूर्व मैं थोड़ा सा डिस्कस आपको करवा देता हूँ। मैंने एक आपके लिए हेल्प करने की और कोशिश की है। पूर्व की क्लास में भी मैंने बताया था, ज्योग्राफी के सबसे कठिन चैप्टर कुछ सेकंड पेपर के हैं और कुछ प्रथम पेपर के हैं। जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी है, कार्टोग्राफी है, संख्या की विधियां है, परिवहन भूगोल है, और प्रयास मेरा रीजनल ज्योग्राफी पे भी रहेगा। इनकी अधिकांश जो कठिन क्लासें हैं, जो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होती है, बुकों के अंदर सामान्य कम समझी जाती है, उसको मैंने एप्लीकेशन पे डालने की कोशिश की है। हमारा जो एप्लीकेशन है एन के ज्योग्राफी पॉइंट, आप सब जानते हैं। और यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक भी दे रखा है। आप गूगल प्ले स्टोर से एन के ज्योग्राफी पॉइंट एप्लीकेशन पे जाइए और वहाँ हमने एक कोर्स चला रखा है। अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल, सिलेबस विश्लेषण और कठिन चैप्टरों पर क्लास है। देखो, मार्केट में जो चीज़ कहीं अवेलेबल नहीं थी, हमने विद्यार्थियों की डिमांड के अनुसार वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। क्योंकि जो विद्यार्थी मेरे जीआईएस जीपीएस वाले कोर्स पर जुड़े हुए थे, उन्होंने एक डिमांड रखी थी, क्यों ना सर ये चीज़ एक अलग कर दी जाए। तो मैंने विद्यार्थियों को हित को देखते हुए इस कोर्स में ये तब चीजें डालने की कोशिश की है। शुरुआत में तो सिलेबस विश्लेषण इसमें डाला हुआ है। जब आप इसको खोलोगे तो इस तरीके का आपके सामने स्क्रीन आएगा। उसके बाद आप जैसे ही क्लासें नीचे देखते जाओ, कई बच्चे कह रहे हैं सर इसमें दिख नहीं रही, इसमें तो जलवायु विज्ञान, भूआकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान दिख रहा है, वही सिलेबस विश्लेषण दिख रहा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले नीचे जाइए। ये सारे सिलेबस विश्लेषण की क्लासें पूरी होगी। यहाँ जो ये व्यू मोर का ऑप्शन आ रहा है, शुरुआत में आप देखते जाओगे 9 क्लास दिखेगी, 8 क्लास, उसके बाद व्यू मोर आ रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करते ही ये इस तरीके से आपकी खुलेगी। सबसे नीचे जाओगे जहां राजनीतिक भूगोल क्लास फर्स्ट, राजनीतिक भूगोल क्लास सेकंड है, उसके नीचे से मैंने स्पेशल क्लास नाम से शुरू की है। 8 क्लासें डाली है। स्पेशल क्लास 1 है वो अनुसंधान का अर्थ, परिभाषा, विशेषता और महत्व पर डाली है। दूसरी है जो अनुसंधान के प्रकार पर डाली है। तीसरी स्पेशल क्लास है वो ट्रांसपोर्ट मॉडल पर डाली है। ये बहुत ही यूजफुल क्लास है। एक प्रश्न आपका यहाँ से 100% बनेगा। एक स्पेशल क्लास डालिए परिवहन जाल के तत्व पर। उसके बाद परिवहन सॉरी ये परिवहन जाल का तत्व, फिर परिवहन जाल की संयोजकता, कनेक्टिविटी, यानी ट्रांसपोर्ट के 3 आ चुके हैं। उसके बाद 3 ही मानचित्र के आए हैं। एक तो मापनी और उससे संबंधित प्रश्न, एक मानचित्र के प्रकार और उनकी विशेषता, और एक मानचित्र के प्रकार में व्रणमात्री, संबंध रेखा और बिंदुकित मानचित्र। और बिंदुकित मानचित्र में स्टैंडी गियर और स्टील जन बोअर मेथड, जो काफी टफ समझी जाती है, उसको मैंने इजी करके बताने की कोशिश की। इस कोर्स से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। और जहां तक मेरा प्रयास है कि अगले 3 महीनों में 40 से 50 वीडियो इन 4-5 पार्टों पर आएंगे, तो ये पार्ट लगभग लगभग आपके कवर हो जाएंगे। कहीं पर भी इधर उधर आपको हेजिटेशन या तनाव लेने की आवश्यकता नहीं। चलो अब अपन सीधा अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। सेटलमेंट ज्योग्राफी का जो साइंस रहा चैप्टर था, ग्रामीण नगरीय उपांत, 2-4 चैप्टर थे। अब ये चैप्टर तो छोटे माने जाते हैं, लेकिन इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो काफी डीप, या यूं कहें कि थोड़े से गहराई वाले प्रश्न पैदा होते हैं। तो हमें अर्बन रूरल अर्बन फ्रिंज में क्या पढ़ना है? सबसे पहले अर्थ और विशेषता देखनी है। रूरल अर्बन फ्रिंज क्या है और उसकी विशेषता क्या है। उसके बाद विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रयुक्त किए गए शब्द। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा मैटर इसी पे टिका हुआ है। रूरल अर्बन फ्रिंज, देखो विशेषता की तरफ आप ज्यादा ध्यान देना हो। कई बार प्रश्न इस तरीके से आता है कि
ग्रामीण नगरीय उपांत के संदर्भ में सही है या ग्रामीण नगरीय उपांत के संदर्भ में असत्य कथन है, और उसमें वो केवल और केवल विशेषताओं की तरफ ही इर्द-गिर्द करता है कि ये नगर की सीमा के अंदर का क्षेत्र है, ये नगर की प्रशासनिक सीमा के बाहर का क्षेत्र है, ये नगर का मध्यवर्ती केंद्र है, ये ग्रामीण राजस्व वाला केंद्र है। इस तरीके से आएगा तो इनकी विशेषता में आप इसको ढंग से देख लेना। फिर प्रयुक्त किए गए शब्द, कुछ विद्वानों के नाम तो मैंने दिए हैं, कुछ विद्वान आपको अपने ढंग से पढ़ने हैं। जहां भी आप ये चैप्टर पढ़ोगे वहां यही आएगा। जैसे बेहरबिन ने संक्रमण क्षेत्र यूज किया है, मेयर्स और बीगले ने बीच की मेखला यूज की है, डिंकिंस ने मध्यवर्ती पेटी यूज की है, रामलोचन सिंह ने नगरीय तत्वों से युक्त ग्रामीण भूमि, देखो कितनी सुंदर बात लिखी, नगरीय तत्वों से युक्त ग्रामीण भूमि। ये सीधा सीधा ऐसे आता है, किस विद्वान ने नगरीय ग्रामीण उपांत को नगरीय तत्वों से युक्त ग्रामीण भूमि की संज्ञा दी है, और गार्नियर और चौबेट ने इसको उपनगरीय क्षेत्र कहा है। और इसमें जो बेहरवीन वाला है ना, इसको विस्तार से पढ़ना है। वेरविन ने जो कार्य किया है ग्रामीण नगरीय उपांत के संदर्भ में, इसको ढंग से पढ़ लेना है। एक मैंने अलग से लिखा है, ये जो रूरल अर्बन फ्रिंज शब्द है ये टी.एल. स्मिथ ने यूज किया था, याद रखना 1937 के अंदर। तो स्मिथ का जो रोल है वो भी पढ़ लेना। इसने क्या कहा था ग्रामीण नगरीय उपांत के बारे में कि नगरीय सीमा से संलग्न बहिर्वर्ती क्षेत्र है। ये सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है, किसने कहा था कि ग्रामीण नगरीय उपांत है वो नगरीय सीमा से संलग्न बहिर्वर्ती क्षेत्र है। मैं एक एक जो बात बता रहा हूं वो प्रश्न का एक पार्ट हो सकती है, प्रश्न का एक भाग हो सकती है, ध्यान रखना। उसके बाद आर्प के, इन्होंने सांस्कृतिक विकास की पेटी कहा है। आर ई पहल, इसने 4 विशेषताएं बताई। अब सारी चीज मैं यहाँ लिख नहीं पाया, इतना टाइम नहीं था। आप आर ई पहल को ढंग से पढ़ लेना, इसने 4 विशेषताएं कौन सी बताई और उन्हीं में से प्रश्न उठने की संभावना है। प्रायर जिसने पृथक सामाजिक आर्थिक इकाई बताया इसको। इसके अलावा नगरीय उपांत के प्रकार आपको पढ़ने हैं। मूल रूप से इसको 2 भागों में बांटा जाता है, प्रमुख नगरीय उपांत और गौण नगरीय उपांत। इन दोनों की विशेषता आपको अच्छे ढंग से देख लेनी है कि प्रमुख नगरीय उपांत की विशेषता क्या है, गौण नगरीय उपांत की विशेषता क्या है। प्रमुख नगरीय उपांत को नगरीय उपनगरीय उपांत भी कहते हैं, जबकि गौण नगरीय उपांत को ग्रागर उपांत भी कहते हैं, रूअर्बन फ्रिंज भी कहते हैं। उसके बाद उपांत का सीमांकन, ये अच्छा प्रश्न है। ये जो अर्बन फ्रिंज है, ये जो बार की संक्रमण पेटी है, इसकी बाउंड्री कैसे निर्धारित होती है? तो इसकी बाउंड्री को निर्धारित करने के लिए अलग अलग विद्वानों ने अपने व्यूज दिए हैं। तो किसने क्या व्यूज दिया है वो ध्यान रखना है, जिसमें वेरविन है, प्रायोर है, एंड्रयूज है, हैरिस है। हैरिस ने कार्यात्मक उपांत के 6 वर्ग बताए हैं, तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है। 6 वर्ग कौन से हैं? मेयर्स और बीगल, इन्होंने भी उपांत को सीमांकन को लेकर अपने आइडियाज दिए। इसने 2 नाम दिए, वास्तविक उपांत और आंशिक उपांत। जैसे ये आ सकता है कि वास्तविक उपांत या आंशिक उपांत, या यूं आ सकता है कि मेयर्स और बीगले ने उपांत के प्रकार बताए हैं। उसके बाद मेकन व बोरनहाइट है, जिसने सीमित उपांत और विस्तारित उपांत की कल्पना की है। मुखर्जी का भी रोल है और हाइट हैंड का भी रोल है। तो इन्होंने जो जो विचार इसकी बाउंड्री को लेकर के दिए हैं, इन विद्वानों के विचार आपको अच्छी तरीके से पढ़ने। देखो विद्वान तो किताब में बहुत सारे दिए होंगे, मैं ये नहीं कहूंगा बाकी वालों को नहीं पढ़ने, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य इनको थोड़ा ज्यादा विस्तार से पढ़ना है। बाकी आपने पूरा डिटेल से पढ़ा है तो देन बेटर। उसके बाद ग्रामीण नगरीय उपांत पर भारतीय प्रयास, यानी भारत के कौन कौन से विद्वानों ने प्रयास किया है, जिसमें उजागर सिंह का नाम आता है, सुंदरम का आता है, एमपी सिन्हा ने अच्छा प्रयास किया है। एमपी सिन्हा का जो भीतरी नगरीय उपांत और बाह्य उपनगरीय ग्रामीण उपांत, यानी भीतरी उपांत के लिए उसने नगरीय उपांत शब्द यूज किया है और बाह्य उपांत के लिए उपनगरीय ग्रामीण उपांत शब्द यूज किया है। और उन्होंने अंग्रेजी शब्दावली भी कोडवर्ड भी दिया है। जो भीतरी उपांत है उसके लिए यूएसएफ शब्द यूज किया है और बाह्य उपांत के लिए आरएसएफ शब्द यूज किया है। तो एमपी सिन्हा को आप थोड़ा डिटेल से देख लेना। उसके बाद मेकाये है, इसने एक नई अवधारणा दी, नगरीय आक्रमण, यानी इस उपांत क्षेत्र में नगरीय आक्रमण का जो कंसेप्ट है वो मेकाये ने दिया। इसके अलावा एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि अपने सिलेबस में उपनगर और उपग्रह नगर, सब अर्ब और सैटेलाइट सिटी, ये दोनों चीजें सब अर्ब नहीं है, ये सब सिटी है। सब सिटी और सैटेलाइट सिटी ये सिलेबस में नहीं है, बट मैं थोड़ा आपको
ये कहना चाहूंगा कि एक आध प्रश्न वहां से भी उठा सकता है प्रोफेसर कहीं न कहीं, क्योंकि इनका कहीं न कहीं रिलेशन ग्रामीण नगरीय उपांत से है। तो उपनगर और उपग्रह नगर, इनको भी थोड़ा संक्षेप में पढ़ लेना है। सामान्य अर्थ, विशेषता और एक दूसरे में अंतर क्या है, उपग्रह नगर में और उपनगर में अंतर क्या है, ये चीज आपको देख लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा नगर प्रदेश। अब कई बच्चे कहते हैं सर सिटी रीजन तो अंदर दिया हुआ है ही नहीं किताबों में। मैं कहता हूं सिटी रीजन और अमलैंड एक ही है। उसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से प्रयुक्त किया है, बट नगर प्रदेश, अमलैंड, नगर प्रभाव क्षेत्र, ये सारी चीजें एक ही है। समझ गए? और इन सारी चीजों को एक समझते हुए पढ़ना। अब आपको जहां अमलैंड मिले उसको पढ़ना है। तो ये जो नगर प्रदेश, अमलैंड है, इनके विभिन्न नाम और प्रयोगकर्ता, ये थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ लेना। कौन सा नाम किसने दिया और उसका अर्थ क्या निकलता है। जैसे अमलैंड का अर्थ क्या है, सिटी रीजन का अर्थ क्या है, कैचमेंट एरिया का अर्थ क्या है। तो ये अलग अलग नाम अलग अलग विद्वानों ने दिए, वो विद्वान और उनका अर्थ क्या है ये देख लेना है। देखो अमलैंड, कुछ नाम जो बहुत ही चर्चित नाम थे वो तो मैंने बोर्ड पे सीधे सीधे लिख दिए। अमलैंड शब्दावली आंद्रे एलेक्स ने दी थी 1940 के अंदर, 1914 के अंदर। देखो केवल आंद्रे एलेक्स ने ही नहीं दिया है हो, आंद्रे एलेक्स के अलावा भी है। सर्वप्रथम आंद्रे एलेक्स का आता है, काफी चर्चित है इसलिए मैंने नाम लिख दिया। बाकी अन्य विद्वान भी है तो मैंने लिखा है अन्य विद्वान जिन्होंने ये नाम प्रयुक्त किए वो भी ध्यान रखना। कई बार ये आता है कि अमलैंड शब्दावली संबंधित है, उसमें आंद्रे एलेक्स भी आ जाता है, दो तीन नाम और भी आ जाता है, उपरोक्त सभी आता है। तो वहां ध्यान रखना है कि किस किसने अमलैंड शब्द यूज किया। जैसे आर.एल. सिंह ने भी अमलैंड शब्द यूज किया है, लेकिन भारत के संदर्भ में वो। तो ये भी एक ध्यान रखना है कि भारत में प्रयोग करने वाले कौन विद्वान है। तो आंद्रे एलेक्स ने अमलैंड शब्द यूज किया, भारत में आर.एल. सिंह। इसके अलावा एक शब्द है नगर प्रदेश, जिसको सिटी रीजन कहते हैं, ये सिलेबस में दिया होता है। ये शब्द डिंकिंस और हैरिस ने पहली बार प्रयुक्त किया था, और भी प्रयुक्त करने वाले विद्वान थे। भारत में चटर्जी ने इसको प्रमुखता से यूज किया है। इसके अलावा नगरीय क्षेत्र, अर्बन फील्ड। अब इसमें हिंदी की तरफ ज्यादा ध्यान मत देना हो, इंग्लिश की तरफ ज्यादा ध्यान देना। अमलैंड, सिटी रीजन, उसके बाद अर्बन फील्ड। अर्बन फील्ड का मतलब होता है नगरीय क्षेत्र। ये स्मेल्स ने दिया था और भारत में इसको यूज किया प्रकाश राव ने। पृष्ठ प्रदेश, हिंटरलैंड, ये बहुत अच्छा है। हाँ, हिंटरलैंड एफ.एस. ग्रीन ने यूज किया, भारत में शाह मंजूर आलम ने यूज किया। इसके अलावा एक होता है खिंचाव क्षेत्र या अधिग्रहण क्षेत्र, इंग्लिश में कहते हैं कैचमेंट एरिया, ये भी एफ.एस. ग्रीन ने यूज किया है। एफ.एस. ग्रीन ने तीन शब्द यूज किए, एक तो हिंटरलैंड यूज किया, एक कैचमेंट एरिया यूज किया, और एक नगर प्रभाव क्षेत्र का घेरा, स्पेयर ऑफ सिटी इफेक्ट एरिया। तो ये तीन नाम एफ.एस. ग्रीन के हैं। एक ग्रंथिल प्रदेश यानी नोडल रीजन शब्द यूज किया था आर.एम. नॉर्दन ने। समझ में आ गया ये कौन कौन से शब्द किस विद्वान ने यूज किए। और भी तुम किताब पढ़ोगे तो ऐसा आएगा कि अमलैंड को आंद्रे एलेक्स के अलावा भी यूज किया है, तो अलावा भी कौन कौन से विद्वान थे जिसने अमलैंड यूज किया, वो ध्यान रखना है। उसके बाद नगर प्रभाव क्षेत्र के सीमांकन की विधियां, यानी अमलैंड कह दें या सिटी रीजन कह दें, ये नगर का प्रभाव एरिया है। तो उस प्रभाव एरिया का सीमांकन कैसे करेंगे, इसको लेकर के दो तरह की विधियां चलती है, मात्रात्मक विधियां और गुणात्मक विधियां। ध्यान रखना मात्रात्मक विधियों में कौन कौन से विद्वान आते हैं और गुणात्मक विधियों में कौन कौन से विद्वान आते हैं। मात्रात्मक विधियों में तीन विधि प्रमुख है। एक तो गुरुत्व या अंतःक्रिया का नियम, जो एस.सी. केरी ने यूज किया था 1858 से 1859। आप इसको बढ़िया ढंग से पढ़ लेना और मूल रूप से सूत्र इनका जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है सूत्र। उसके बाद में फुटकर गुरुत्व का नियम, ये रेली या रायली ने यूज किया था 1931 में, इसका भी सूत्र याद रखना। तीसरा है अलगाव बिंदु नियम, जिसको फुटकर गुरुत्व का नया नियम भी कहते हैं, ये पीडी कन्वर्स ने यूज किया था 1949 में, इसका भी सूत्र याद रखना और इसको थोड़ा देख लेना अलगाव किससे होता है, किन किन पॉइंटों की वजह से होता है। भारतीय विद्वान जिन्होंने नगर प्रभाव क्षेत्र पर कार्य किया था उसमें महादेव व जयशंकर, प्रकाश राव और ओम प्रकाश सिंह। इसके अंदर भी जिस किसी का फॉर्मूला यदि बढ़िया लगता है आपको तो वो याद करना है। ये तो थी मात्रात्मक विधि। गुणात्मक विधियां या अनुभवात्मक विधियां किसने यूज की है, तो वर्ड स्तर पर डिंकिंस और फॉसेट ने यूज की है। इसके अलावा भारत में आर.एल. सिंह ने यूज की है वाराणसी का अध्ययन करते वक्त, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा विस्तार से देख लेना। उसने 5 कार्यों के आधार पर वाराणसी का अम्लड निर्धारित किया था। कुछ सिटी के अंदर मेजर कार्यों का प्रभाव कितने क्षेत्र तक होता है, उसके आधार पर उन्होंने उसका वर्गीकरण किया था। एक उसने समाचार पत्र को भी साथ में लिया था, जिसका शायद नाम आज है, आज समाचार पत्र।
आज नाम का समाचार पत्र था, उसको भी उस 5 कार्यों में आधार माना था। ये अच्छा पढ़ना है इसको, आरएल सिंह को। उजागर सिंह है, मुखर्जी है, प्रकाश राव है, एनआर कार है और दीक्षित है। ये जो इंडिया वाले हैं ना, इसको इस रूप में पढ़ना कि इन्होंने कौन से नगर पर कार्य किया। जैसे एनआर कार है, इसने शायद कोलकाता पे स्टडी की है, दीक्षित ने किसी और पे की, प्रकाश राव ने किसी और पे की, तो किसने किस नगर पे स्टडी की है, ये भी थोड़ा ध्यान में ले लेना है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ आले की विधियां ही है, ग्राफिकल मेथड्स भी है, जिसमें थिसन बहुभुज विधि, थिसन बहुभुज विधि को बोरा ने भी यूज किया है, बोग ने यूएसए के अंदर इसको यूज किया है। इसके अलावा कोपोक नाम के विद्वान ने वैकल्पिक थिसन बहुभुज विधि यूज की है। और इसके अलावा एक आले की सिद्धांत भी है जो हरारी और नॉर्मैन ने दिया था। इसका तो नाम याद कर लेना, इसकी गहराई में मत जाना इतना। गहराई में ये 3 चीजें देखनी, ये इसको डिटेल से देख लेना, इसको भी ऊपर ऊपर देखना है, ठीक है। और इनको तो केवल नाम नाम याद रखना है। उसके बाद आएगा अधिवास तंत्र। देखो इसने दिया है सेटलमेंट सिस्टम। सेटलमेंट सिस्टम के अंदर ग्रामीण और नगरीय दोनों का आता है, बट जब सिस्टम की बात करते हैं तो जो अर्बन सिस्टम होता है वो ही पढ़ा जाता है। तो मैंने यहाँ नगरीय तंत्र विश्लेषण पढ़ने की आपको ज्यादा है वो सलाह दी, या मैं ज्यादा इसको वेटेज देता हूँ। नगरीय तंत्र विश्लेषण में आपका एक तो आएगा प्राइमेट सिटी, एक आएगा अर्बन हायरार्की, एक आएगा रैंक साइज रूल। तो प्राइमेट सिटी को ढंग से पढ़ लेना। अर्थ, ये अवधारणा किसने दी, अवधारणा क्या है, जेफरसन ने इस पर काम किया तो किस कब किया, जैसे 1939 के अंदर है, कहाँ काम किया, और प्राथमिक नगर का निर्धारण कैसे होता है, क्या फॉर्मूला है उनकी, क्या विधियां हैं जिससे किसी भी क्षेत्र के अंदर आप प्राइमेट सिटी को निर्धारित करते हो। ये मतलब ये तीनों है ना, प्राइमेट सिटी और अर्बन हायरार्की और रैंक साइज रूल, ये एक दूसरे से कनेक्टिव है। अब आप प्राइमेट सिटी निर्धारित करने जाओगे तो अर्बन हायरार्की आपको देखनी पड़ेगी। अर्बन हायरार्की में सबसे टॉप पे होता है वही प्राइमेट सिटी माना जाता है। अब हायरार्की में आपको क्या पढ़ना है, नगरीय पदानुक्रम में क्या पढ़ना है, अर्थ क्या है, पदानुक्रम निर्धारण किस तरीके से किया जाता है, क्रिस्टलर का कार्य इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलर को आगे मैंने बताया भी है। पदानुक्रम कितने प्रकार का होता है, पदानुक्रम निर्धारण करने के आधार क्या है, यानी किस तरीके से आप किसी सिटी को हायरार्की में सबसे ऊपर रखते हैं और उसके बाद सेकंड नंबर वाली सिटी को किस आधार पे आप सेकंड नंबर पे रखते हैं, तो वो निर्धारण का आधार क्या है, ये भी अच्छा प्रश्न बनता है। पदानुक्रम निर्धारण की विधियां व विभिन्न विद्वानों के प्रयास, हायरार्की को निर्धारण करने की विधियां कौन कौन सी और किन किन विद्वानों ने प्रयास किया, और भारतीय नगरों का पदानुक्रम किस तरीके से है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा रैंक साइज रूल, कोटि आकार नियम। सबसे पहले इनका अर्थ और परिभाषा की तरफ देख लेना है। कोटि आकार नियम क्या है, आयरबैक ने इस पर काम किया था 1930 में, और जिप ने फॉर्मूला दिया था और कोटि आकार नियम निकालने की विधि भी बताई थी 1949 में। तो दोनों ही विद्वानों का काम, आयरबैक का और जिप का, अच्छी तरीके से देख लेना। अन्य विद्वानों ने भी इस पर प्रयास किए हैं। तो अन्य विद्वान कौन कौन से हैं जिन्होंने कोटि आकार नियम पर काम किया है, कौन से नियम और सिद्धांत दिए हैं, और किसने कौन से आकार नियम का अनुसरण किया है, ये भी देख लेना है। भारतीय विद्वानों के प्रयास, जिसमें वी.के. रेड्डी का प्रयास आता है। कोटि आकार संबंधों का वितरण लॉग ग्राफ के द्वारा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लॉग ग्राफ जिसको वितरण ग्राफ कहते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट की सहायता से एक तरफ सिटी हायरार्की रखी जाती है और दूसरी तरफ वो जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उसको सेट किया जाता है एक्स और वाई एक्स पे। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि कोटि आकार नियम के संदर्भ में स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि इसमें लॉग ग्राफ इस्तेमाल किया जाता है, हाँ किया जाता है। उसके बाद क्रिस्टोलर को पढ़ेंगे। क्रिस्टोलर का सेंटर पैलेस थ्योरी, देखो इसमें क्या है कि सेंट्रलिटी को भी पढ़ना है, केंद्रीयता को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सेंटर पैलेस, केंद्रीय स्थान की अवधारणा पर किस किन लोगों ने काम किया, उन विद्वानों को पहले पढ़ना है। क्रिस्टलर ने तो किया ही है, क्रिस्टलर के अलावा किसने किया है, जैसे थ्यूनेन ने भी किया है, तो ये तो याद रखने हैं केवल। थ्यूनेन आपने पढ़ा होगा। कोहन ने भी इस पर काम किया, कूले, वेबर, गोल्पिन, हैग, मॉर्सल, लॉस, बेरी, हुवर और कॉल्ब, ये नाम आपको याद रखने हैं कि इन्होंने सेंट्रलिटी पे काम किया है, या इन्होंने जो भी थ्योरी दी है उन थ्योरियों में कहीं न कहीं सेंट्रलिटी की झलक पड़ती है, केंद्रीयता की झलक पड़ती है। अब इसको आप विस्तार से पढ़ना है, क्रिस्टलर के केंद्र स्थल सिद्धांत को ढंग से पढ़ना है। किस सन में दिया गया, किस सन में दिया, कौन सा शोध पत्र इसने निकाला, ये जो सेंट्रल पैलेस थ्योरी दी है उसमें किस स्थान को इसने आधार माना है, किन के विचारों का इस पर प्रभाव पड़ा है,
यानी किन किन विद्वानों के जो आइडियाज थे उनको लेकर के और इसने ये थ्योरी दी। इन्होंने जो षटकोणीय सिद्धांत रखा है उस षटकोण के आधार क्या है, सिद्धांत की मान्यता के आधार क्या है। अनिवार्य दशाएं, देखो आपने थ्यूनियन को भी पढ़ा, वेबर को भी पढ़ा, प्लांडर को भी पढ़ा, वो सब एक अपनी हाइपोथेसिस देने से पहले उस फील्ड के अंदर एक मिनिमम कंडीशंस निर्धारित करते हैं कि ये कंडीशंस उस क्षेत्र के अंदर होनी चाहिए। तो क्रिस्टोलर ने भी अपने सिद्धांत के अंदर उस क्षेत्र के अंदर कुछ अनिवार्य दशाएं दी है। तो वो अनिवार्य दशाएं कौन कौन सी है, जैसे ये कई बार आता है कि क्रिस्टोलर के संदर्भ में मान्यता है या नहीं है, इस रूप में प्रत्येक ऊपरी केंद्र के मध्य दूरी का संबंध अनुपात क्या है, यानी दूरी का संबंध क्या है। एक छोटे केंद्र से जब बड़े केंद्र के बीच में जाओगे तो जो डिस्टेंस का रेशियो है, वो डिस्टेंस का रेशियो क्या है, वो एक फॉर्मूले के द्वारा निकाला जाता है। और एक तो डिस्टेंस का रेशियो क्या है, एक क्षेत्र का रेशियो क्या है। तीन रेशियो होते हैं, एक तो दूरी का, क्षेत्र का और एक पॉपुलेशन का। उसकी एक इंडेक्स बनी हुई है, आपको पता हो तो। छोटे से लेकर के बड़े मार्केट तक आप जाते हैं तो उसमें किस तरीके से हायरार्की के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती है, हायरार्की में डिस्टेंस बढ़ता है सिटी के बीच में, और हायरार्की में सिटी का एरिया बढ़ता है। वो इंडेक्स आपको जरूर याद कर लेना। केंद्र स्थल के लिए उसने कुछ संकेताक्षर प्रयुक्त किए हैं, आपने पढ़े होंगे, उसमें के है, ए है, एम है, टी है, ऐसे संकेताक्षर भी यूज किए। और उन संकेताक्षरों के वो जर्मन शब्द भी है, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। प्रत्येक हायरार्की में नगरों की मध्य दूरियां कितनी है। उसके बाद क्षेत्रफल, सेवा क्षेत्र का जो एरिया है वो कितना बड़ा है, और सेवा क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है। प्रत्येक जो उसने 7-8 हायरार्की के अंदर सिटीज दिए हैं, उन सिटीज के जो एक इंडेक्स बनी हुई है पूरी की पूरी, उस इंडेक्स को आप ढंग से देख लेना। उसके बाद सेंट्रलिटी ज्ञात करने हेतु जनसंख्या और टेलीफोन सेवा यूज की है। ये आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए कि इन्होंने किसी भी स्थान की केंद्रीयता निर्धारित करने के लिए दो तत्वों को आधार माना, एक तो पॉपुलेशन को और एक टेलीफोन की संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक देहरी पॉपुलेशन क्या है, जिसको हम थ्रेशोल्ड कहते हैं। तो ये भी समझ लेना कि सेंट्रलिटी की जो थ्योरी है उसके अंदर थ्रेशोल्ड कंसेप्ट क्या है। एक इसके समर्थक कौन है, आलोचक कौन है, ये भी देख लेना है। फिर षटकोणीय रूप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो बाजार का जो षटकोणीय 6 कोणों वाला जो बनेगा, प्रारूप बनेगा, उसको कौन कौन से कारक इफेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी आपको देखना है। क्रिस्टलर का स्थिर पदानुक्रम, एक ध्यान रखना, क्रिस्टलर का जो थ्योरी है उसको स्थिर पदानुक्रम सिद्धांत कहते हैं। फिक्स्ड के, यानी के मान चेंज नहीं होता है, समझ गए। जबकि जो लॉस ने जो थ्योरी दी थी उसमें के मान चेंज होता था, परिवर्तित होता था। ये थोड़ा ध्यान रखना है कि इसका स्थिर पदानुक्रम सिद्धांत है। पदानुक्रम की विशेषता क्या है ये भी आपको देख लेनी है। उसके बाद क्रिस्टलर ने 3 के मूल्य दिए, इसको ढंग से समझना है। क्या है के मूल्य, के मूल्य की वैल्यू किस तरीके से हायरार्की में बढ़ती है, के मूल्य का फॉर्मूला कैसे ज्ञात किया जाता है, फिर उसका जो डायग्राम बनता है प्रत्येक जो थियरीज का, उसका डायग्राम कैसा है, उस डायग्राम के अंदर सिटी पॉइंट में और जो षटकोण की लाइनें आती उसमें क्या कोरिलेशन है आपस में, ये भी आपको देखना है। जैसे मैंने कुछ बताने की कोशिश की, जैसे के 3 है, ये बाजार नियम है। पहले तो ये ध्यान रखना के 3, के 4 और के 7, ये 3 इसके के थियरीज है। तो के 3 है वो बाजार नियम है, के 4 है वो यातायात नियम है, और के 7 है वो प्रशासकीय नियम है। के 3 जो बाजार नियम है उसका फॉर्मूला ये बनता है 1/3 × 6 + 1 = 3। आपको सर ये 1/3 क्या आया है, वो जो उसने षटकोण का क्लासिफिकेशन किया है, तो उसने ये कहा है कि एक बड़ा शहर उससे निचली हायरार्की का जो शहर होगा वो 1/3 हिस्से को अपनी सेवा दे पाएगा। तो इस तरीके से 6 जो सेंट्रलिटी बनती है, 6 केंद्रीयताएं बनती है। प्रत्येक केंद्रीयता 6 1/3 हिस्से को अपनी सेवा देगी। तो 6 1/3 हिस्से को सेवा देने पर कितने सिटीज बन गए, कितना एरियाज बन गए, 2 और 2 और 1 वो स्वयं शहर हो गया। इस तरीके से 3 जो एरियाज आएंगे, उन 3 एरियाज के अंदर ये अपनी सेवाएं देगा। तो इस पूरी थ्योरी को थोड़ा ढंग से आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक ध्यान रखना कि प्रत्येक जो नियम है उसकी विशेषता क्या है, ये आपको समझनी है। विशेषता का मतलब वो किस तरीके से सेवा प्रदान करेगा,
कितना एरिया उसकी सेवा के अंतर्गत आएगा, सिटी कहाँ होगी, यानी सिटी का केंद्र कहाँ होगा, षटकोण के बीच में होगा, षटकोण के किनारों पे होगा, षटकोण के केंद्र में होगा। इस तरीके से डायग्राम को ढंग से समझना है आपको। केंद्र षटभुज में कहाँ स्थित होगा, ये बहुत गजब की बात है। केंद्र जो सिटी केंद्र है वो षटकोण में कहाँ है, षटकोण के बीच में है, षटकोण की लाइन के मध्य है, या षटकोण के किनारों पे है। प्रत्येक नियम के अंदर ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा K4 यातायात नियम है, जिसका फार्मूला लगेगा 1/2, अर्थात ये प्रत्येक निचले आधे शहर को, अर्थात जो छोटे शहर है उनके आधे हिस्से को कवर करेगा। इस तरीके से इनका फॉर्मूला बनेगा 1/2 × 6 + 1 = 4। और इसका हायरार्की भी ध्यान रखना है। जो K3 का हायरार्की बनेगा 1, 3, यानी एक मेजर सिटी ये, उसके बाद ये निचले 3 शहरों को अपना सेवा प्रदान करेगी, फिर उससे निचले क्रम के 9 शहरों को सेवा प्रदान करेगा, उससे निचले 27 शहरों को करेगा, उससे निचले 81 शहरों को करेगा। तो ये हायरार्की आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद K4 है वो 1, 4, 14 और 1, 4, 16 और 64 इस हायरार्की से चलेगा। K7 है वो 1/1। K7 का मतलब होता है ये निचले प्रत्येक षटकोण पर एक सिटी को अपनी सेवा दे रहा है। तो इस तरीके से वो 6 छोटी सिटियों को सेवा दे रहा है, एक वो खुद हो गई, तो टोटल 7 सिटी को वो सेवा देगा प्रशासक के हिसाब से। 1, 7 और 49 ये हायरार्की इसकी चलेगी। इसके अलावा एक टेलीफोन घनत्व का सूत्र है, वो भी ध्यान रखना, और एक इसकी सेंट्रलिटी का सूत्र है। एक तो टेलीफोन घनत्व का अलग सूत्र है और एक सेंट्रलिटी का अलग सूत्र है। दोनों सूत्र क्रिस्टलर के आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में बाजार केंद्र सिद्धांत ये दिया था अगस्ट लॉस ने, जिसको प्रवृत्ति या अस्थिर के पदानुक्रम सिद्धांत कहते हैं। ये देखो अस्थिर के, जबकि क्रिस्टलर में था फिक्स्ड के, उसमें के हायरार्की चेंज नहीं होती थी, इसमें के हायरार्की चेंज होती है। तो इसमें अस्थिर के पदानुक्रम सिद्धांत है। किस सन में दिया, कौन सी पुस्तक है, इसने भी षटकोणीय बाजार प्रतिरूप बताया, उसकी विशेषता क्या है ये आपको देख लेना है। इसका जो के हायरार्की, जो के मान रहता है, हायरार्की नहीं, ये के मान है। जैसे 3 के बाद 4 हुआ, फिर 7, फिर 9, फिर 12, फिर 13 और 16, 19, ये देखो अस्थिर है, बदलता रहता है। उसने स्वयं अगस्ट लॉस ने कहा था कि कुछ दशाएं ऐसी है जहां के मान अनुकूल रहते हैं। कहाँ, जैसे के 7 में अनुकूल रहता है, के 13 में रहता है, के 19 के अंदर रहता है, या ये अनुकूल दशाएं पाई जाती है। इस सिद्धांत की विशेषता क्या है, लॉस और क्रिस्टलर में तुलना, ये दोनों चीजें देख लेना आप। उसके बाद आ जाते हैं सेंटिलिटी पर अन्य विचारधाराएं। यहां आपको गहरा नहीं पढ़ना, इसके केवल नाम और सिद्धांत याद रखने। और केंद्रीयता पर किसने काम किया, क्योंकि सिलेबस में ये है नहीं, सिलेबस में तो केवल सेंट्रलिटी में क्रिस्टलर को दिया हुआ है और अगस्ट लॉस को दिया हुआ है। बट कई बार मिलान वाले आ जाते हैं, उसमें क्रिस्टलर लॉस तो आता ही आता है, 2-3 और चीजें आ जाती है, तो वहां थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं अपन। तो सेंट्रलिटी के संबंध में केवल नाम और प्रतिपादक ध्यान रखने। जैसे वाल्टर इजार्ड ने भी काम किया, इसका जो थियरीज था वो ऋजुरेखीय विषम कोण समचतुर्भुज कहलाता है। फिलब्रिक ने काम किया जिसको समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत कहते हैं। वॉन्स ने भी काम किया जिसका वाणिज्यिक प्रतिमान के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा सेंट्रलिटी मापन के विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए सूत्र, जिसमें क्रिस्टलर का सूत्र है, गॉडलुंड का है और काशीनाथ का है। क्रिस्टलर का तो पूर्व में अपन ने पढ़ा ही है, ये गॉडलुंड नया शब्द आया, ये भी बुकों के अंदर अच्छा लिखा हुआ है, और भारत के संदर्भ में काशीनाथ का फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कुछ अन्य सिद्धांत, देखो वो तो सेंट्रलिटी के संबंध में थी। अब सेटलमेंट ज्योग्राफी में कुछ और सिद्धांत भी है, जैसे विकास ध्रुव सिद्धांत। हालांकि इसके लिए मैंने पूर्व में भी आपको बताया था, विकास ध्रुव और विकास केंद्र, इन दोनों को ढंग से समझ लेना। विकास ध्रुव सिद्धांत पैरोक्स का है, कब दिया और इसमें कितनी वो स्टेज बताई गई है वो ढंग से समझ लेना। और एक नवाचार प्रश्न सिद्धांत जो हैंगर स्टैंड का है, वैसे इसको हम सोशियो कल्चर में भी आपको पढ़ना पड़ेगा जब सांस्कृतिक विवरण पढ़ोगे तो, और यहाँ भी इसको थोड़ा ढंग से देख लेना है। और उसके बाद ये आपका अंतिम चैप्टर है स्मार्ट सिटी की अवधारणा। कोई ज्यादा गहराई में, क्योंकि किताबों के अंदर ये बेसिकली मिलता नहीं है, करंट का इश्यूज है। तो स्मार्ट सिटी क्या है, कब लागू हुआ, राजस्थान में विभिन्न चरणों में कितने शहर घोषित किए गए, अलग अलग चरणों में कितने शहर हुए, आज तक टोटल कितने शहर है, अब तक भारत में क्या प्रगति है, और स्मार्ट सिटी के तहत किए जाने वाले कार्य। बाकी ज्यादा कोई विशेष इसमें चीजें नहीं होगी। राजस्थान के संदर्भ में ध्यान रखना कौन कौन से शहर स्मार्ट सिटी घोषित कर दिए गए। ये हो गई आपकी सेटलमेंट ज्योग्राफी। और बेहद मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे इस प्रयास से आपकी हेल्प हो रही है।
अब सोशियो और कल्चर ज्योग्राफी की जो 2 क्लासें बनेगी, वो भी मैं जल्द लाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि एक्चुअली बात ये है कि इस समय कॉलेजेस भी मेरे जाना पड़ता है, तो 5 से 6 घंटे मैं वहाँ पढ़ाता हूँ। उसके बाद मेरा स्कूल लेक्चरर का कोर्स भी चल रहा है एनके ज्योग्राफी पॉइंट पे, और एक इंडिया ज्योग्राफी कोर्स भी चलता है। साथ ही साथ मुझे ये आपके यूट्यूब पे क्लासें भी प्रोवाइड करवानी पड़ती है, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सब चैप्टर का जो मैंने एक कांसेप्ट शुरू कर रखा है, उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा बिजी शेड्यूल है। उसके चलते फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि जितना हो सके जल्दी ये अपना सिलेबस विश्लेषण पूरा हो जाए, तो उसके बाद अपना पूरा का पूरा फ़ोकस है वो उन 4-5 जो मेजर हमारी चीज़ें हैं, उस पर हो जाए। और जैसे ही यदि मुझे लगेगा कि वो 40-50 दिन के अंदर कंप्लीट हो गई है, तो उसके बाद ये जो सेटलमेंट ज्योग्राफी के हैं और सोशियो कल्चर ज्योग्राफी के जो सबसे टफ चैप्टर हैं, जो बहुत ईज़िली समझ में नहीं आते हैं या उसको कन्क्लूज़ कैसे किया जाता है, तो उसके लिए भी मैं उससे वो जो हमारा कोर्स है, उस पे मैं प्रयास करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।